फास्ट बढ़ जाएंगे तो फिर आने का उनका फायदा नहीं बचेगा ना। हम तो सोचे ही थे कि 18 से 20 दिन हम लोग का जो रहेगा वो हम लोग कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा लगा कि इस तरीके का है कि क्या कर सकते हैं। चलिए, तो ट्राइबल मूवमेंट हम लोग स्टार्ट करने वाले थे ना। बेटा मेरा सारा एक एक दिन का बना हुआ है। आई एम जस्ट टेकिंग द क्लासेस ऑफ यूपीएससी। उसमें एकदम 50 दिन रहता है तो 50 दिन का से 51 दिन नहीं होना है ना। लेकिन आप लोग अभी क्या ही बोल सकते हैं आप लोग को हम। हाँ, कुछ कुछ इसमें फैक्ट्स है जो हम लोग को लिखना है ना। कुछ फैक्ट्स के ऊपर हम लोग पहले बात कर लेते हैं। हम लोग समाज सुधार कंप्लीट किए हैं, उसमें तो किसी का बात नहीं किए थे। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहला लिखिए सन्यासी रिवोल्ट या सन्यासी विद्रोह। हाँ, सन्यासी विद्रोह जो है ना, सबसे पहले वो लिखिए। कब हुआ था ये? 1770, है ना। इसके बारे में थोड़ा लिखिए। यह बंगाल में प्रारंभ हुआ। यह बंगाल में प्रारंभ हुआ। कविता, रश्मि, सबको गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वाले कुछ भी डाउट होगा तो आप काइंडली मैसेज कर दीजिएगा, हम यहाँ से रिप्लाई कर देंगे आपको। ठीक है, यह बंगाल से प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने अकाल पड़ने के बाद, अंग्रेजों ने अकाल पड़ने के बाद, अंग्रेजों ने अकाल पड़ने के बाद कर, ब्रैकेट में टैक्स, कर में, कर में किसी भी प्रकार का या किसी भी प्रकार की कमी, कर में किसी भी प्रकार की कमी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं की, नहीं की, किसी भी प्रकार की कमी नहीं की, जिसके कारण, जिसके कारण सन्यासी विद्रोह हुआ, जिसके कारण सन्यासी विद्रोह हुआ। ठीक है, जिसके कारण सन्यासी विद्रोह हुआ। सन्यासी विद्रोह का तत्कालिक कारण, सन्यासी विद्रोह का तत्कालिक मतलब इमीडिएट काउज, सन्यासी विद्रोह का तात्कालिक कारण सन्यासियों के, सन्यासियों के प्रतिबंध, प्रतिबंध ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पवित्र स्थल पर, ब्रैकेट में पवित्र स्थल पर प्रतिबंध, प्रतिबंध लगाने के कारण, लगाने के कारण, लगाने के कारण हुआ। अब इसमें ना तीन, इसमें क्या है ना कि तीन क्वेश्चन एग्जाम में इससे आया हुआ है। एक पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है ना इसमें, ये क्वेश्चन है आपका कि ये आंदोलन स्टार्ट कब से हुआ। तो 1770 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि ये कौन से राज्य का है, मतलब कहाँ पे आंदोलन का स्टार्ट हुआ, कौन सा जगह पे, तो कहाँ पे हुआ, बंगाल में। एक बार क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा था, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है ना। वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ दिया कि जो तात्कालिक कारण था, है ना,
क्वेश्चन लिखिए यूपीएससी वाला, एक लिख लीजिए। निम्नलिखित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लिश वाले लिखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो इंग्लिश वाले हैं वो क्वेश्चन लिख लीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सन्यासी रिविलियन, अबाउट द सन्यासी रिविलियन। ठीक है, इंग्लिश वाले लिख लिया यहां तक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, है ना, या सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का पर विचार कीजिए, ये लिख लीजिए, उसके आगे लगा दीजिए। सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन्यासी विद्रोह के संबंध में, सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना। स्टेटमेंट 1 लिखिए, पहले हिंदी वाले लिखिए, है ना। स्टेटमेंट 1, अंग्रेजों द्वारा कर बढ़ाए जाने के कारण, अंग्रेजों द्वारा कर बढ़ाए जाने के कारण सन्यासी विद्रोह हुआ। पहला कथन हो गया। इंग्लिश वाले इसी पॉइंट को लिख लीजिए। इंग्लिश वाले, सन्यासी रेवेलियन हेल्ड ड्यू टू, सन्यासी रेवेलियन हेल्ड ड्यू टू, सन्यासी रेवेलियन हेल्ड ड्यू टू हाइक इन द, हाइक, हाइक इन द टैक्सेशन बाय द ब्रिटिश, हाइक इन द टैक्सेशन बाय द ब्रिटिश, है ना। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, सन्यासी विद्रोह, हिंदी वाला लिखिए, सन्यासी विद्रोह असम, असम, उड़ीसा अथवा बंगाल, असम, उड़ीसा अथवा बंगाल, असम, उड़ीसा तथा बंगाल तक फैला। ठीक है। इंग्लिश वाले लिखिए, सन्यासी रिवोल्ट एक्सपेंडेड टू, एक्सपेंडेड टू असम, उड़ीसा एंड बंगाल, असम, उड़ीसा एंड बंगाल, असम, उड़ीसा एंड बंगाल, असम, उड़ीसा एंड बंगाल। थर्ड पॉइंट लिखिए, ड्यू टू, अच्छा हिंदी में ना, सन्यासी विद्रोह का तत्कालिक कारण, सन्यासी विद्रोह का तात्कालिक कारण नागा साधु अथवा, मतलब अथवा नागा साधु अथवा अन्य सन्यासियों के, नागा साधु अथवा अन्य सन्यासियों के, अन्य सन्यासियों के पवित्र स्थलों पर प्रतिबंध, प्रतिबंध, अन्य स्थलों पर प्रवेश प्रतिबंध, प्रवेश प्रतिबंध, पवित्र स्थलों पर प्रवेश में प्रतिबंध लगाने के कारण, लगाने के कारण, लगाने के कारण हुआ, है ना, लगाने के कारण हुआ। ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है ना। अब इसमें लिखिए, निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चुनाव करें। निम्नलिखित कथनों पर सही कथन का चुनाव करें।
पहला स्टेटमेंट क्या लिखे थे? ठीक है, दूसरा? ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट था ना वो। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, अब बताइए आप कि इसमें से कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन लिखिए। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि केवल एक और दो सही है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है दो और तीन सही है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है तीनों सही है। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है केवल एक और तीन सही है। थोड़ा सोच समझकर आराम से क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद बताइए। आराम से पढ़िए पहले, हमको पता है कि आप लोग गलती करेंगे इसमें। मेरा दिया हुआ कोई भी क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता कि 30 सेकंड में आपसे बन जाएगा। सोचने समझने का, विचार करने का विषय है। जब भी आपको हम बोले ना कि यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सतर्क हो जाइए। आएंगे आएंगे, पहले सबको बनाने दीजिए। आप इसमें फंस रहे होंगे सेकंड स्टेटमेंट में, है ना? लेकिन बंगाल उस समय था ना, हम अभी के तात्पर्य में बोल रहे हैं ना। हम अभी के हिसाब से बोल रहे हैं कि अभी का बंगाल और अभी का उड़ीसा के हिसाब से वो फैला। चलिए, इसका आंसर आप मार लीजिए, तीनों सही है ना। देखिए, रीजन क्या है। पहला तो आपको हम बताए थे कि जितना भी नागा साधु या अन्य जो भी थे ना, थोड़ा इधर सुनिए, डिस्कशन बाद में कीजिएगा, है ना। जितना भी नागा साधु थे या जितने भी अन्य सन्यासी थे ना, इनके द्वारा हुआ क्या, इन अंग्रेजों के द्वारा जो पवित्र स्थल होता है ना, मंदिर वंदिर या कोई भी जगह पे, तो इनके प्रवेश के लिए प्रतिबंधित वो कर दिया क्षेत्र। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी को प्रतिबंध कर दिया जाएगा तब तो आंदोलन वो लोग करेगा। दूसरा, इसी के साथ एक चीज और हुआ कि अकाल पड़ा हुआ था, है ना। अकाल पड़ बंगाल में, तो अकाल पड़ने का मतलब फेमाइन आया हुआ था। अकाल पड़ने के कारण क्या हुआ ना, प्रोडक्शन चीजों में कम हुआ। बहुत सारा जो चीज था उसमें प्रोडक्शन कम हुआ, जैसे गेहूं चावल जो भी उस समय उगाया जा रहा था उसमें कम हुआ। लेकिन अंग्रेज ने क्या किया, उसने कर में किसी तरीके की कमी नहीं की। जितना कर नॉर्मल डेज में वो लेते थे ना, उतना ही किया। तो अब एक बात बताइए, पहले 100 केजी गेहूं उगाते थे, उसमें से 20 केजी उसको हम दे देते थे। इस बार गेहूं हमको 50 केजी ही उगा है, तो हम उसको 20 केजी कैसे दे सकते हैं, है ना। तो ये भी मुद्दा हुआ, और ये भी एक कारण था। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये बंगाल, है ना, ये बंगाल वाले रीजन में था। मतलब स्टार्ट तो बंगाल से हुआ क्योंकि बंगाल में अकाल पड़ा था। लेकिन कोई भी आंदोलन जब स्टार्ट होता है ना, तो वो एक जगह तक सीमित नहीं रहता। ठीक है, वो क्या होता है, एक बड़े पैमाने पे फैलता है। तो उस समय का जो आज के हिसाब से जो आप देख रहे हैं ना, बंगाल बिहार उड़ीसा, हम आपको क्या बताए, उस समय तो सेम प्रोविंस था ये। आज का भी अगर हम बात करें ना, तो उस समय पूरा बंगाल प्रोविंस में ही फैला हुआ था। हम इसीलिए आपको आसाम और ये वाला ऑप्शन दिए थे, है ना। क्योंकि आसाम वाले रीजन में, और एक आपका उड़ीसा वाला रीजन, दैट वाज बंगाल। करंट डे बंगाल वाज नॉट द अर्लियर बंगाल। उस समय बंगाल बिहार उड़ीसा को बंगाल बोलते थे, तीनों को मिला के। ठीक है ना, बंगाल बिहार उड़ीसा और आसाम भी, है ना। ये पूरा का पूरा एरिया जो था ना, बांग्लादेश, सब बंगाल था। तो इसीलिए इसका फैलाव आज का उन सब जगहों तक भी हुआ है ना। तो इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। उस समय का बंगाल प्रोविंस अगर आपको पता था तो आप लिख सकते थे। अगर क्वेश्चन में यही चीज पूछता कि ये जो सन्यासी आंदोलन है या सन्यासी रिवोल्ट है, बंगाल में शुरू ना होकर मुंबई में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ या मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ, तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। और ऐसा एग्जामिनर कर सकता है ना। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, एक चीज और इसमें लिख लीजिए। इस विद्रोह को वारन हेस्टिंग्स इस विद्रोह को वारन हेस्टिंग्स ने दबा दिया। इस विद्रोह को वारन हेस्टिंग्स ने दबा दिया। इस विद्रोह को वारन हेस्टिंग्स ने दबा दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस आंदोलन की चर्चा
इस आंदोलन की चर्चा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, इस आंदोलन की चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी, देखिए चटर्जी को ही चट्टोपाध्याय बोलते हैं, बनर्जी को बंदोपाध्याय बोलते हैं ना, तो इस मुखर्जी को मुखोपाध्याय बोलते हैं, मतलब सेम चीज है। तो चटर्जी ने अपने एक पुस्तक, कौन सा पुस्तक था, आनंद मठ, क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, है ना, ठीक है, आनंद मठ, आनंद मठ में किया, ठीक है, आनंद मठ में किया। अब बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आपके बीपीएससी में पूछा हुआ है कि जो आपका ये आंदोलन ना, जो क्या बोलते हैं इसको, सन्यासी आंदोलन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में इस आंदोलन का चर्चा मिलता है, और उसमें 4-5 जो किताब देता है, तो इसमें बहुत सारा लोग है ना नील दर्पण भी मार देता है, जहां पे आप गलती कर सकते हैं। नील दर्पण में नील विद्रोह के बारे में है, लिखा गया किसके द्वारा है, दीनबंधु मित्र, उनके द्वारा लिखा गया है ना, दीनबंधु मित्र। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बंगाल में जितना भी अपराइजिंग हुआ है, उस अपराइजिंग को अगर आप ध्यान में देखिएगा ना, तो 3-4 उसमें किताब लिखा हुआ है, वो सारा किताब का विषय वस्तु आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछ देगा कि आनंद मठ जो किताब है ना मुखर्जी जी का, ये किस मतलब आंदोलन को या किस विद्रोह को दर्शाता है, ठीक है ना, सन्यासी। अब ऐसा कभी कभी क्वेश्चन दे देगा सन्यासी विद्रोह या कोई और विद्रोह का बात बोल देगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट लिखिए आप, फकीर आंदोलन, फकीर आंदोलन, इस आंदोलन के, इस आंदोलन को प्रारंभ, इस आंदोलन को प्रारंभ इस आंदोलन को प्रारंभ मजनूम शाह के नेतृत्व में हुआ, का प्रारंभ इनके नेतृत्व में हुआ, क्या लीडर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से जो मतलब व्यक्ति हैं जिन्होंने फकीर आंदोलन को लीड किया या उसको उसका नेतृत्व किया, 4 आदमी 5 आदमी का नाम दे देगा, उसमें आपको चुनना है, तो आप में आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, है ना। 1770, 70, हाँ देखो 1770, ठीक है ना, हम आपको इसीलिए वारन हेस्टिंग भी लिखवा दिए हैं, ठीक है। अब एक चीज समझिए, हर आंदोलन का एग्जैक्ट डेट हम लोग के पास नहीं है, ना हम लोग को साल पता है। उस समय आपको पता है कि हमारा जो पूरा का पूरा प्रेस कंट्रोल था किसके हाथ में था, ब्रिटिशर्स के हाथ में था, है ना। फिर भी बहुत सारे आंदोलनकारियों ने बहुत सारा तरह का किताब लिखा, और उन सब किताबों को सोर्स मानकर हम लोग ये सारा चीज लिखते हैं। तो कहीं कहीं पे डेट आंदोलन का है ना कुछ और होता है, और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आंदोलन एक जगह से स्टार्ट होता है तो हर अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे पहुंचता है। जैसे मान लीजिए आज अगर बंगाल में 1770 में सन्यासी विद्रोह का मतलब ये हुआ, जैसे अभी एक छोटा सा आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बीपीएससी का आंदोलन कब से शुरू हुआ, जो बीपीएससी में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कब हुआ, 13 से, 13 के बाद से, ये सब नौटंकी चल रहा है सितंबर से, ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन वाला था। अब आप इसको नहीं मानेंगे क्या, तो अगर हम इसमें 24 लिख दें 2024 तो हो जाएगा, लेकिन अब 24 से 25 भी हो गया, अभी तक बच्चा लोग धरना में बैठा हुआ है, अभी तक सरकार बात नहीं मानी है। हो सकता है सरकार बात इन लोग का 25 में भी ना माने, 26 तक जाए,
और 26 में जाके सरकार मान ले, सरकार उरकार बनने के बाद नई गवर्नमेंट आए और नई गवर्नमेंट इसका बात मान ले। तो आंदोलन कब से कब तक चला? 24 से अनटिल एंड अनलेस, जब तक पूरी, अब मान के चलिए आज यहां तक ये आंदोलन रहा। कल भी हम लोगों ने आंदोलन का बात किया था कि जो जेपी आंदोलन था, जिसको आप संपूर्ण क्रांति आंदोलन बोलते हैं, वो तो मतलब पूरे इंडिया में चला, लेकिन इसका स्टार्ट कहां से हुआ? चिमन भाई पटेल, गुजरात, जहां पे स्टूडेंट का फी बढ़ाया गया। अब गुजरात में उसको भी तो एक संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं ना। उसी के 6-7-8 महीने के बाद स्टार्ट हुआ था क्या? आपका जॉर्ज फर्नांडिस का रेलवे का स्ट्राइक, और सारा चीज मिलके क्या हो गया? एक बड़ा आंदोलन बन गया। तो सन्यासी विद्रोह भी जो था ना, सन्यासियों का प्रतिबंध एक तरफ हुआ, इससे सन्यासी गुस्सा हो गए, अंग्रेज कर बनाया, बढ़ा दिया, मतलब उसी तरीके कर कम नहीं किया, तो उससे जितना भी किसान थे वो गुस्सा हो गए, दोनों का कोलाब्रेशन हुआ। उसी समय के आसपास फकीर आंदोलन भी हुआ। फकीर लोग जो थे ना, जैसे एक तो सन्यासी हिंदू के लिए है, मुस्लिम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर एक आंदोलन किया ब्रिटिश के विरोध में, है ना। तो ऐसा ऐसा बहुत छोटा छोटा आंदोलन, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये आंदोलन का मुख्य प्रारूप क्या था, ठीक है ना, किसने किया, बस ये सारा चीज। कोई एक आदमी कभी नहीं करता आंदोलन। अब जैसे बिरसा मुंडा आंदोलन था, वो अपने आप को लीडर बोल रहे हैं, हम लोग सब पढ़ेंगे, आप देखिएगा हर आंदोलन का प्रारूप अलग अलग है। तो इतना ज्यादा हम आपको जितना लिखा रहे उतना से काम आपका चल जाएगा एग्जाम में, उससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि आपका वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन ज्यादा रहता है, तो उसको डिटेल में ज्यादा जानना मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट है आपके लिए। आप अगर यूपीएससी वाले होते तो आपको हम डिटेल में इसको बताते और लिखवाते भी। चलिए आगे, ठीक है ना। फकीर आंदोलन का प्रमुख कारण, फकीर आंदोलन का प्रमुख कारण अकाल पड़ने के बावजूद, अकाल पड़ने के बावजूद, अकाल पड़ने के बावजूद कर कम ना करना था, कर कम ना करना था, जिसके कारण, जिसके कारण बंगाल के फकीर समुदाय, बंगाल के फकीर समुदाय, ब्रैकेट में मुस्लिम लिख लीजिएगा, फकीर समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ किया, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ किया, प्रारंभ किया, है ना, आंदोलन प्रारंभ किया। फकीर द्वारा या फकीरों को, फकीरों को चिराग अली, फकीरों को चिराग अली, भवानी पाठक, चिराग अली, भवानी पाठक, और एक कोई चौधरी है, लिख लीजिए इनका नाम, देवी चौधरी, देवी चौधरी, देवी इस सेंटेंस को फिर से जरा पढ़िए तो। हाँ, फकीरों को इनका, मतलब इन तीनों का सपोर्ट मिला, मतलब समर्थन मिला, और देवी चौधरी, तीन, इन तीनों। अब ये कौन है? अब आप पूछ रहे होंगे ये कौन है ना, ये बंगाल वाले रीजन के जमींदार हैं, है ना। और ये दोनों जो है ना, भवानी पाठक और ये जो चौधरी देवी हैं, इन्होंने, देवी चौधरी, ये भी उस समय बहुत रुतबा रखने वाली उस एरिया में थी। अब एक चीज समझिए, हुआ उस समय क्या, जो आपका सन्यासी विद्रोह हो रहा था, सन्यासी विद्रोह भी चल रहा था साथ साथ, मुस्लिम का इधर फकीर विद्रोह भी चालू हुआ, कॉमन इनेमी था अंग्रेज, है ना। तो इन दोनों ने क्या किया, मिला दिया आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए।
जिसके कारण इस आंदोलन का प्रभाव पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी पे तो पड़ा और अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ा। तो ये आपको याद रखना, लिखना नहीं, ठीक है ना? समझ में आया? कोई क्वेश्चन नहीं ना? आगे बढ़िए। नेक्स्ट आंदोलन लिखिए, पागल पंथ। पागल पंथ, पागल पंथी, पागल पंथ दोनों लिख सकते हैं। पागलपंथी कब हुआ था? 1830 के आसपास ये होगा, है ना? 30s। इस आंदोलन का नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्या? करम का नेतृत्व करम शाह के द्वारा किया गया। करम शाह के द्वारा किया गया। यह एक अर्ध धार्मिक आंदोलन, यह एक अर्ध धार्मिक, सेमी रिलीजियस, अर्ध इस आंदोलन का नेतृत्व करम शाह के द्वारा किया गया। और उसके बाद सेकेंड लाइन क्या बोले थे? यह एक अर्ध धार्मिक, सेमी रिलीजियस, पूरी तरीके से रिलीजियस नहीं था ये, है ना? सेमी रिलीजियस या अर्ध धार्मिक आंदोलन था। देखिए इसमें ये जो करम शाह ये कौन है? इसके पिताजी का नाम क्या है? टीपू। सुल्तान नहीं, हम जान रहे थे आप ये बोलते, इसीलिए हम आपसे पूछे। ये जो है ना टीपू का बेटा था। अब हुआ क्या, देखिए अंग्रेजों के द्वारा जो है ना जमींदारी व्यवस्था को, अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी व्यवस्था को और कमजोर किया जा रहा था। मतलब क्या है, ये लोग टैक्सेशन बढ़ा दे रहा था, तो उससे जितने भी जमींदार लोग थे ना, ये जमींदार परेशान थे। तो उसमें एक बड़ा जमींदार था जिसका नाम था टीपू, और करम शाह उसका बेटा है। तो हुआ क्या कि जितने भी जमींदारी वहां पे थी ना, तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, 1830 के आसपास क्या किया, उसने नकेल कसना स्टार्ट किया। और आप अगर देखिएगा ना भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर आप देखिएगा तो 1770 के बाद 1830 तक बंगाल में बहुत ऐसा समय रहा जब अकाल पड़ता रहा, भीषण अकाल पड़ा, है ना? मतलब हर कुछ कुछ समय में, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो आपका कृषि क्षेत्र है ना इस एरिया में, कृषि का जो कार्य है ना, इसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ा। और जब कृषि पे प्रभाव पड़ेगा किसी भी तरीके से, तो क्या होगा, जितना भी जमींदारी जो व्यवस्था है ना, ब्रिटिशर्स तो अपना, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लिया है, उसको इस सब चीज से लेना देना नहीं है। वो क्या कर रहा है, टैक्स उसको जितना चाहिए उतना चाहिए। तो अब होता क्या था कि जो जमींदार था ना वो तो मजबूर था, और जमींदार क्या करता था, अपने खेत में मजदूर को काम कर रहा था, उसको तो अब जैसे मान लीजिए 100 kg पहले उग रहा था तो 20 रुपया देने में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब उग 50 ही रहा है, तो उसको तो कहीं ना कहीं कटौती करना पड़ेगा। तो कटौती करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो लेबर है ना उसका काम का बर्डन बढ़ाएगा। जैसे पहले 100 मजदूर काम कर रहा था, अब वही काम ये हो सकता है 70 मजदूर से करवाए, और उसके लिए पैसा भी उतना ना दे। तो ऐसा करते करते ना कुछ कुछ जो है ना छोटा मोटा आंदोलन, मतलब चुटपुट आंदोलन होता रहा। लेकिन जो करम शाह है ना, इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये आंदोलन का शुरुआत किया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए। करम शाह ने, करम शाह ने अपने अपने सहयोगियों स्लैश दे के लिखिएगा, भागीदारों, सहयोगियों स्लैश भागीदारों को ब्रिटिशर्स को या अंग्रेजों को कर देने से मना किया। भागीदारों को अंग्रेजों को कर देने से मना किया, जिसके कारण
अंग्रेजों ने इस आंदोलन का पुरजोर तरीके से दमन पुरजोर तरीके से पुरजोर तरीके से दमन किया, दमन किया, है ना। नेक्स्ट लिखिए आप, अहोम विद्रोह, नाम सुने हैं? अहोम अहोम विद्रोह, कुछ आइडिया है? कोई बता पाएंगे कुछ? अरे वो तो पता है, इसमें VVI और स्टार लगा लीजिए। इस साल जो भी एग्जाम होगा ना उसमें क्वेश्चन आएगा, एकदम आने का प्रबल संभावना। रीजन बता दे रहे हैं। अभी अहोम जो आंदोलन हुआ था ना असम में, उसका एक साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। वर्ल्ड हेरिटेज समझते हैं? तो एक उसको दर्जा मिला है। आप पता करके बताइएगा कब मिला। 2024 में मिला है ना, सितंबर अक्टूबर के आसपास। तो इसको मिला है, हो सकता पहले भी मिल सकता है, लेकिन मत 24 में ही मिला है। इसी से रिलेटेड है वो। इसके बारे में लिखिए थोड़ा। लिखिए, यह असम में प्रारंभ हुआ, यह असम में प्रारंभ हुआ। डेट डाल दीजिएगा 1828, 1828। इसका नेतृत्व इसका नेतृत्व इसका नेतृत्व गोमघर कुंवर कहीं पे आपको गोमधर भी मिलेगा, कहीं पे आपको गोमघर भी मिलेगा, है ना। धा और धा में लोग कंफ्यूजन करता है। कुंवर कुंवर ने किया, गोमघर कुंवर ने किया। देखिए 1824 से 26 के बीच में हुआ क्या ना, बर्मा वार हुआ, एंग्लो बर्मा वार। बर्मा मतलब आज का कौन सा जगह, म्यांमार वाला रीजन। तो वहां पे क्या हुआ ना, जब हुआ तो ये असम वाला जो पोर्शन था ना, ये असम वाला पोर्शन का कुछ टेरिटरी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको रखा था अपने मिलिट्री पोर्ट के लिए। और 26 में वहां से जब ये रिट्रीट किया तो वहां का कुछ टेरिटरी अपने कब्जे में कौन ले लिया था, ब्रिटिशर्स। ठीक है। और ब्रिटिशर्स के लेने के वजह से वहां के जो लोग थे ना, खासकर ये जो भाई साहब थे गोमधर कुंवर, इन्होंने वहां के लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि राजघराना का जमीन ले लेना थोड़ा सा क्या होता है, लोगों में तो एक मतलब वो हो जाता है कि आज थोड़ा सा लिया है कल पूरा हड़प लेगा। तो वहां पे असम में क्या हुआ, असम के लोगों ने और खासकर असम में सैनिक लोग या जो भी किसान थे ना, जो मतलब सारे लोग मिलकर इन्होंने अंग्रेजों, क्योंकि अंग्रेज एंग्लो वर्मा वार जीत चुके थे, है ना, मतलब जीत क्या चुके थे दोनों में, मतलब मध्यस्थता भी बहुत सारा हुआ, संधि भी हुआ। लेकिन दिक्कत ये आया कि जो असम वाला जो रीजन था ना, इसके कारण अनस्टेबल हो गया। मान लीजिए आपके घर पे अगर बहुत ज्यादा फोर्स हम रख दे, आपके घर से लेना देना ही नहीं है फोर्स का, कहीं आपके घर के आसपास हम उसका बस एक वो बना दें, मतलब एक रिजर्व कि यहाँ पे रहेगा, तो इससे होगा क्या ना कि समाज में थोड़ा सा आदमी के मन में जाएगा कि भाई कुछ तो होने वाला है, जो यहाँ पे इतना ज्यादा बल ला के रखा गया है। और यहाँ पे उस समय ब्रिटिशर्स आर्मी भी टारगेटेड था, लोग लड़ाई कर रहे थे, तो यहाँ से इन लोगों का इनसिक्योरिटी थोड़ा सा बढ़ा। इनसिक्योरिटी किस कारण से बढ़ा, इनसिक्योरिटी का कारण ये था कि अगर फोर्सेज वहां पे तैनात हो रही है और फोर्सेज अपना जैसे जमीन धीरे 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 करके ले रही है, तो वो फोर्सेज क्या करेगी, एक समय के बाद पूरे टेरिटरी पे कब्जा कर लेगी।
और पूरे टेरिटरी पे कब्जा करने के कारण क्या होगा, वहां के लोगों का पूरा व्यवस्था क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है ना। तो लोगों ने असम में पूरी तरीके से इसका विरोध किया, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, इसी को बोलते हैं अहोम विद्रोह। ठीक है ना। अहोम विद्रोह के कारण क्या हुआ, जो वहां का जो राजा था ना, इसको वो जमीन जो अंग्रेज ले लिए थे ना, वो उनको वापस देना पड़ा था। तो लिख लीजिए, इसके नोट करके लिख लीजिए। देखिए इसमें लिख लीजिए नोट देकर, अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह के कारण अंग्रेजों को अहोम क्षेत्र, अंग्रेजों को अहोम क्षेत्र वापस उनके राजा, उनके राजा पुरंदर सिंह नरेंद्र, पुरंदर सिंह नरेंद्र, हाँ ये उस समय के राजा थे, है ना, नरेंद्र को वापस कर दिया गया, वापस कर दिया गया, है ना। अब इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये कहां से, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कहां पे हुआ था ये। तो असम में हुआ था। इनके लीडर कौन थे, गोमधर कुंवर। ठीक है ना। इसका मतलब इसका प्रभाव क्या पड़ा अंग्रेजों पर, अंग्रेजों को वापस जो जमीन वो टेरिटरी लिए थे, वो वहां का उस समय का जो राजा था, उस समय का राजा कौन था, पुरंदर सिंह, है ना। इसका इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, पुरंदर सिंह उसका नाम था, है ना, पुरंदर सिंह नरेंद्र। तो उसको वापस वो जमीन देना पड़ गया। एक क्वेश्चन आया हुआ था आपके किसी सेट में, साइंस वाला शायद पेपर था ना, उसके जीएस में क्वेश्चन था एक, मैच द फॉलोइंग था। ठीक है ना। और लिखा हुआ था कि निम्न, इधर एक राजा लिखा हुआ था और इधर क्षेत्र लिखा हुआ था उसका। तो इधर का राजा को इधर उसके क्षेत्र से मिलाना था, तो उसमें पुरंदर सिंह का नाम था और एक कोना में असम दिया हुआ था। बस जिसको ये पता होता ना, एक ही ऑप्शन में था ये, ठीक है ना, एक ही ऑप्शन में ये था, उसको जैसे और में क्या क्या था, जैसे एक था कानपुर नाना साहेब, है ना। तो सब कोई को लगा कि 1857 का क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। तो 18 कानपुर उसमें हो जाएगा नाना साहेब का। एक और था कोई, मतलब 4 ऑप्शन था इसमें, और एक दिया हुआ था ये पुरंदर सिंह। एक आपका उड़ीसा का भी एक राजा का नाम दिया हुआ था। अगर आपको सिर्फ ये पता होता तो वो क्वेश्चन बन जाता आपसे, हालांकि क्वेश्चन उस समय के लिए टफ था, लोग सोच रहे थे इसका नाम ही कभी नहीं सुना क्या। अरे बहुत कुछ नहीं जानते हैं आप, हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग को लगता है कि हम लोग जानते हैं। 5-6 बार किताब पढ़ने के बाद भी आपको ना कुछ कुछ 5% 10% फैक्ट्स भूल जाएंगे आप, और वही एग्जाम में अगर वैसा फैक्ट आएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब नेक्स्ट आप लिखिए, हम एक चीज और इसमें लिख लीजिए, तो पीछे वाला जो आपका था ना, पागलपंथी में कब क्या लिखे थे, डेट लिखे थे 1825, लिख लीजिए। अरे 1830 लिखे थे ना, ठीक है ना। 1825 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, लेकिन चला यहाँ पे था, इसको 30s बोलते हैं ना, 30s के आसपास था ये। हाँ 25 भी लिख सकते हैं, या छोड़ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, मतलब अरे 25 में इसका स्टार्ट हुआ था, जो आपको ना बोला चुटपुट चुटपुट स्टार्ट हुआ था, तो वही चीज है। आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए आप, दोनों लिखिए, 1825 से 30 लिखिए। अरे वो भाई, अरे पागलपंथी वाला, सुनिए, पागलपंथी विद्रोह में आप ये लिख लीजिए, ठीक है। हम इसीलिए ज्यादा एक्यूरेसी में नहीं जाते, चलो लिखो आगे। हाँ देखो, सीक्वेंस में नहीं लिखवा सकते, रीजन क्या है ना कि अलग अलग किताब में अलग अलग दिया, हम बार बार आपको एक ही चीज बोल रहे हैं।
जैसे हम जो भी लिखवा रहे हैं ना आपको, जो भी हम आपको साथ साथ लिखवाते जा रहे हैं, पहले हम लोग लिखे सन्यासी, 70 के आसपास हुआ। उसके बाद फकीर उसी समय हुआ, 70 के आसपास ही हुआ। तीसरा क्या लिखे हम लोग, 25 में हुआ। उसके बाद क्या लिखे, 28 में हुआ। क्रोनोलॉजी ही चल रहे हैं भाई। अब जैसे 1800 हम 1830 जो लिखे हैं ना, एक साल या एक दिन आंदोलन नहीं चलता, वो चलता रहता है। हम एकदम क्रोनोलॉजी लेके चल रहे हैं आपका, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप घर पे जाके पढ़िएगा तब। थोड़ा सा इसलिए हम डेट यहाँ पे 25 आपको लिखवा दिए ना, क्योंकि कभी कभी एक्यूरेसी पे खेल जाता है लोग। बीपीएससी एक दो क्वेश्चन का आंसर ऐसा दे देगा ना कि उसमें लास्ट में वही जो बोलेगा वही होगा। तो हम अपने नोट्स में साइड में 1825 कहीं लिखे हैं, तो इसका मतलब बीपीएससी या यूपीएससी कोई आंसर की दिया होगा, उसको हम जब देखे होंगे तब अपडेट किया, अलग पेन से लिखा हुआ है उसमें, इसीलिए हम आपको 1825 बोले। इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, कोल विद्रोह। कोल 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 विद्रोह, कोयला वाला नहीं है ये। अरे भाई साहब, कोल विद्रोह, इसको लिखिए 1831। कोल विद्रोह लिखिए 1831। यह विद्रोह, यह विद्रोह रांची, सिंहभूम, यह विद्रोह रांची, सिंहभूम, कहां पे है ये, सब झारखंड में है। रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, हजारीबाग, पलामू, पलामू ब्रैकेट में झारखंड लिख लीजिए, के क्षेत्रों में हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, बुद्धू भगत। इस आंदोलन का नेतृत्व बुद्धू भगत कर रहे थे, बुद्धू भगत। अब इस आंदोलन का मतलब कारण क्या था, इसको समझिए पहले आप। अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था ना, जो कोल समुदाय होता है ना, जो समुदाय एक होता है झारखंड का, जो झारखंड का नेटिव लोग होता है, वहां से बहुत सारा जमीन को लेकर ये सिख को और मुस्लिम को दिया जा रहा था, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, है ना। तो इसी का विरोध करने के लिए इन लोगों ने ये विरोध किए, आंदोलन किया, कोल विद्रोह, है ना। कोल मतलब एक तरह का जनजाति बोल सकते हैं आप, है ना। लिख लीजिए, इस विद्रोह का कारण, इस जनजाति सॉरी इस आंदोलन का कारण कोल जनजातियों, कोल जनजातियों के जमीनों को जमीनों को जमीनों को कोल समुदाय कोल समुदाय से अन्य समुदायों अन्य समुदायों को स्थानांतरित करना था। जमीन का स्थानांतरित मतलब उसका, जमीन किसी का है, उसको ले लिया और उसको दूसरा को दे दिया। अब एक चीज और आप देखिएगा, एनसीईआरटी अगर आप पढ़िएगा ना, क्लास 12 का, क्लास 12 का एनसीईआरटी पार्ट 3 चैप्टर नंबर 1,
पूरा का पूरा ये आपका विद्रोह पे, जनजातीय विद्रोह पे है, झारखंड वाला पे है, संथाल विद्रोह विद्रोह सब मिल जाएगा उसमें आपको। पहला ही चैप्टर है। हाँ, 9th में हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। तो जो तीसरा एनसीईआरटी है ना, मॉडर्न वाला, उसका पहला ही चैप्टर इस चीज से रिलेटेड है। आपको पता चलेगा ना कि झारखंड में, झारखंड से है कोई एक, कहाँ पे, रांची से हैं आप, और कोई नहीं है, हम बोकारो बगल में पड़ोसी हैं आपके। तो झारखंड में क्या है ना, झारखंड में हुआ क्या कि वहां पे बहुत तरह का आप देखिएगा ना, संथाल विद्रोह भी हुआ, कोल विद्रोह हुआ, मुंडा आंदोलन भी होगा, बहुत सारा हो आंदोलन होगा, सब वहां पे होगा। रीजन क्या है ना कि वहां का जनजाति, वहां का जो जनजाति है, उन लोगों के पास आज भी बहुत सारा जमीन है। ठीक है ना। आप नॉर्मल, अगर आप देखें ना, कोई भी स्टेट में आप चले जाइए, आप किसी का भी जमीन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को छोड़ के और झारखंड को छोड़ के। झारखंड में जमीन खरीदना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि झारखंड में सीएनटी चलता है, सीएनटी एक्ट, और दूसरा चलता है एसपीटी एक्ट। अब ये दो एक्ट जो है ना, आज भी लागू है, लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। पहला का फुल फॉर्म होता है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, दूसरा का नाम है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। अपने आप में एक संविधान है, इतना मोटा इसका, अगर आप किताब देखिएगा ना इन दोनों एक्ट का। हुआ क्या कि जो ब्रिटिशर्स वहां पे थे ना, इनका जमीन के ऊपर कब्जा था, इन लोगों का जो वहां के जनजाति थे, वहां पे अंग्रेजों ने क्या किया ना, दूसरे लोगों को बसाना स्टार्ट किया, जिसको वहां के लोग क्या बोलते हैं, लोकल भाषा में दिक्कू बोलते हैं। ठीक है ना। दिक्कू लोग मतलब ऐसे लोग हुए जो झारखंड के मूल निवासी नहीं है। तो अंग्रेजों के द्वारा वहां पे बहुत सारी चीजें कराई गई, खेती वेती, और बहुत सारा इंडस्ट्री वगैरह लगाया गया। तो इन लोगों ने क्या किया, वहां पे बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगह से स्थानांतरित किया। अब वहां के जब लोग आए, तो वहां पे अंग्रेजों ने उनको खुश करने के लिए जमीन दिया, या उनको जमीन का कटीदार बना दिया, है ना, या रैयतदार बना दिया, कुछ भी बना दिया। इसकी वजह से वहां के जो लोकल जनजाति थे ना, हो गए, संथाल हो गए, कोई भी जनजाति, उरांव हो गए, इन लोगों को बड़ा दिक्कत हुआ वहां पे। ये लोग का कहना था, आज भी झारखंड में बोलता है कि जमीन नहीं छोड़ेंगे, 1 इंच भी जमीन किसी का नहीं। तो जमीन के लिए इतना विद्रोह हुआ वहां पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मेन झारखंड जो एरिया है ना, वो प्लेट्यू रीजन है। प्लेट्यू मतलब पठार, और पठार जो होता है ना, वो होता है खजाना, क्योंकि वहां पे बहुत तरह का संसाधन रहता है, रिसोर्स, कोयला, लोहा, अल्मुनियम, बॉक्साइट, सब रहेगा वहां पे। तो इसके ऊपर कमांड, और उस समय तो हम लोग जो देख रहे हैं ना, उस समय तो इतना ज्यादा डेवलपमेंट था नहीं, लेकिन ब्रिटिशर्स तो इंडस्ट्री लगा ही रहा था अलग अलग जगह पे, कुछ ना कुछ तो उसको प्रोडक्शन चाहिए था वहां से। तो हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स बार बार इस चीज को देख रहे थे ना, कि ये लोग है ना विद्रोह कर दे रहे हैं जनजाति वहां पे, जमीन उमीन को लेकर। और ब्रिटिशर्स वहां पे किसी भी तरीके से जनजातियों से बैर नहीं ले सकते थे, क्योंकि एक एक आदमी एक एक समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है ना। ताना भगत आंदोलन आपका 90s में होगा, अलग होगा, है ना, 1900 के बाद होगा। आप देखिएगा, हो विद्रोह होगा, कोल विद्रोह ऑलरेडी देख चुके हैं, संताल, फिर मुंडा विद्रोह, फिर बिरसा मुंडा आएंगे। तो ये इतना सारा जो विद्रोह जो चल रहा है ना, साथ ही साथ, ये विद्रोह का सिंपल सा रीजन ये था, जमीन अपना कोई छोड़ना नहीं चाहता था, और ब्रिटिशर्स इसे जमीन छीन के दूसरे को दे रहे थे। आप ही का जमीन आपसे, आपका घर लेके किसी अनजान आदमी को दे दे, आपको कैसा फील होगा। तो ये जो सीएनटी और एसपीटी एक्ट है ना, झारखंड जब अलग हुआ ना, झारखंड अलग क्या, जब 1947 जब हुआ, जब देश हमारा नया संविधान बना, लागू हो गया, तो भी ये एक्ट जो है ना, इसी तरीके से रहा। इस एक्ट में किसी भी तरीके का कोई संशोधन। अब इस एक्ट में छोटा सा आप समझिए है क्या, जैसे मान लीजिए एक आदमी है, कोई पांडे है या ब्राह्मण है, ये इसको हम जनरल बोल देते हैं ना। एक आदमी जनरल है, ये अपने से नीचे वाला जो कास्ट होगा हायरार्की में, उसका जमीन ही नहीं खरीद सकता, उसका रजिस्ट्री नहीं होगा, कितना ही पैसा आप दे दीजिए, नहीं होगा। सीएनटी में यही बोलता है, सीएनटी एक्ट। अगर कोई एसटी एससी है, एसटी एससी का जमीन एसटी एससी ही खरीद सकता है,
अगर एसटी एससी का जमीन कोई जनरल वाला खरीदा, ठीक है ना, जैसे कोई खरीद लिया, जैसे मान लीजिए कोई एसटी एससी, हम जनरल हम उसका जमीन खरीद लिए, कल के डेट में उस जिससे हम जमीन खरीदे हैं उसका बाल बच्चा अगर हुआ, वो कल के डेट में अगर क्लेम कर देगा कि मेरा जमीन, ये जो इसको जो है ना पिताजी, इसको दारू पिला के ये लोग साइन करवा लिया था, है ना, या दबा के हमको बंदूक दिखा के कर दिया था, तो कोर्ट में ये केस जाएगा। इस कोर्ट में फैसला आएगा सीएनटी एक्ट के तहत, क्योंकि झारखंड में सीएनटी एक्ट लागू है। अब सीएनटी एक्ट में इतना सारा प्रावधान है, एक एक धारा, उसका धारा 70, धारा 71, धारा 32, ऐसे कर करके बहुत सारा धारा है, उसके अनुसार क्या होगा ना, बहुत सारा व्यवस्था बनाया गया है। तो उसमें एक व्यवस्था यह है कि आप कभी भी किसी भी, अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी, कि बाप दादा बेच के चला गया, आज भी अगर वो क्लेम करेगा ना, तो सीएनटी एक्ट में वहां के जो लोकल जनजाति लोग हैं ना, उनको वहां से न्याय मिल जाता है। तो इस डर से वहां पे झारखंड में जो लोग होते हैं ना, एसटी एससी हैं, उसका जमीन कभी नहीं खरीदते, कभी नहीं। और दूसरा चीज, अगर आप जनरल हैं, मान लीजिए एक आदमी है राम सिंह, क्षत्रिय है या जनरल कैटेगरी से आता है, ये किसी भी तरीके से कोई वहां का एक आदमी है, एसटी एससी को जमीन बेच दिया, ये इसका जमीन खरीद सकता है, लेकिन खरीदा ये, अगर इसको एक बार जमीन बेच दिया तो वही जमीन कोई फिर वापस नहीं खरीद सकता है। हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि गलत प्रावधान है, लेकिन क्योंकि झारखंड इज अ ट्राइबल स्टेट, आज भी वहां पे बहुत सारी जनजातियां हैं। झारखंड जब 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में जब आया, तो उस समय भी इन सब चीजों में बहुत सारा संशोधन किया गया। और ये जो आपका सीएनटी और एसपीटी एक्ट है ना, ये आपका स्टेट का एक्ट है, और झारखंड में जो भी इस एक्ट का विरोध करेगा उसका सरकार कभी नहीं बनेगा। अभी जो हेमंत सोरेन जो झारखंड के सीएम थे ना, उन्होंने क्या किया, एक सरकारी जमीन अपने नाम पे खरीद लिया, अभी जिसके कारण उनके ऊपर ईडी का जो छापा वापा पड़ा था ना, अभी जो गए थे, हाँ, तो ये सारा का सारा चीज ना जमीन से रिलेटेड ही था। तो आज भी झारखंड में इस तरीके का व्यवस्था है। और झारखंड में ज्यादातर जमीन किसके कब्जे में है, जनजातियों के कब्जे में है। तो वहां पे क्या होती है ना, बहुत सारी कंपनियां जब आती है ना, तो वो जमीन अधिग्रहण जब करती है ना, तो उनको वहां पे नौकरी देना पड़ता है जमीन के बदले, आज भी। प्लस नौकरी देगी, प्लस नौकरी हायरार्की होगा। हायरार्की का मतलब, अगर किसी कारण से बाप मर गया सर्विस के समय, तो उसका बेटा को भले वो कुछ भी करे, उसको नौकरी एक दिया जाएगा। और वहां पे जितनी भी कंपनीज है ना, वो इस रेगुलेशन पे काम करती है झारखंड में, क्योंकि उसका जमीन वो लिया है, ठीक है ना। अब उसी जैसे एक तो हो गया छोटा नागपुर वाला एरिया में, पूरे पूरे झारखंड में लागू है सीएनटी एक्ट। एक होता है एसपीटी, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो है, ये संथाल परगना वाले क्षेत्र में, झारखंड का ये संथाल परगना, 2-4 को जिला को मिला के बोलते हैं संथाल परगना, इस क्षेत्र में लागू होता है। इसका भी कंडीशन उसी के जैसा है, लेकिन इसका भी अलग अलग बहुत सारा धारा है। तो ये पूरा का पूरा कंडीशन है। आपको समझ में आएगा इतना ज्यादा जनजातीय विद्रोह झारखंड में ही क्यों हुआ? क्योंकि झारखंड में आज भी जितने भी आदिवासी है ना, वो चाहते नहीं कि कोई भी तरह का दिक्कू वहां पे आके बसे। आज झारखंड में देखिएगा, जो भी वहां, जैसे बिहार में आपका क्या है मुद्दा, कुछ भी होता है डेवलपमेंट का, कुछ भी, झारखंड में आज भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, आज भी झारखंड में लिटरेसी रेट भले बिहार से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ नहीं है। अभी वहां पे लोकल में कुछ एमएलएज हैं जो वहां पे एक स्थानीय नीति लागू करने का बात कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड इज अ ट्राइबल स्टेट। और स्थानीय नीति के का मतलब है कि कोई भी वैकेंसी होगा ना, जैसे मान लीजिए 100% का वैकेंसी है, तो 90% वैकेंसी झारखंड के मूल निवासी को मिलना चाहिए, और बाकी का जो 10% है ना, वो ओपन करेंगे जनरल के लिए, सबके लिए। अब जो लोग बोल रहे, अब झारखंड का मूल निवासी कौन, तो इसके लिए तो
कोई भी बोल देगा कि हम जनजाति हैं, पेपर बना लेगा सब। तो झारखंड का मूल निवासी कौन? झारखंड का मूल निवासी वो जिसके पास 1932 का खतिहान है। 1932 का खतियान मतलब खेत जो होता है ना, जिससे ओबीसी पेपर वगैरह बनता है। 1932 का खतियान जिसके पास है, और ये वंशावली में दिखेगा। आप अगर झारखंड के हैं, आप अगर वहां के नेटिव हैं, तो 1932 का खतिहान ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप उसको मानिए। क्योंकि जिसका, जैसे हम झारखंड के हैं तो मेरा बाप दादा का जमीन तो यहाँ पे होगा, भले हम बेच दिए कुछ में तो होगा ना वो। तो 1932 का खतियान उसी के पास होगा जो बाहर से झारखंड में लाके बसाए। ठीक है ना? हाँ, महाराष्ट्र में भी है। तो ये जो चीज है ना, ये चीज जो 1932 का खतिहान है, ये आपको समझना पड़ेगा कि 1932 का खतिहान ऐसे। अब नॉर्मली तो अब जैसे मान लीजिए झारखंड में बहुत सारे बिहारी लोग काम कर रहे हैं, हम ऐसे 10 आदमी का नाम बता देंगे आपको जिनके पापा बिहारी हैं, मम्मी और पापा का आधार कार्ड बना हुआ है बिहार का, उसका बेटा मेरा दोस्त है वो झारखंड में वोटिंग कर रहा है, और झारखंड में जमीन उमीन उन लोग ले लिया। अब झारखंड में ओबीसी पेपर या कहीं पे भी ओबीसी पेपर तो 2 से 4 दिन में बन जाता है। लेकिन अगर ये 1932 का खतिहान लागू हो जाएगा ना, तो इससे सबसे पहले फिल्टर कौन हो जाएगा? जो भी 10% बाहर के लोग, अभी भी बहुत लोग जो झारखंड से आके बस गए हैं झारखंड में आके, वो लोग क्या हो जाएंगे? यहाँ से बाहर हो जाएंगे। और बाहर हो जाएंगे, इसीलिए उनको बोला जाता है दिकू, कि आप वहां पे नहीं हैं, झारखंड के आप मूल निवासी नहीं हैं। और ये अभी एक वहां पे एक आदमी है, उसका नाम है जयराम महतो, इस, हाँ, अभी एमएलए बना है। और वो जो है ना, इस चीज को का विरोध करता है कि हर स्टेट में जो है ना, हमारा स्टेट अभी बैकवर्ड है, हम अपने स्टेट में नौकरी में अपने लोगों को नहीं रख पाएंगे, तब तो दिक्कत है, दिक्कत है ना। तो इसलिए इसका समर्थन वो करता है कि 90% जॉब हमारे झारखंड के लोगों का होना चाहिए। क्योंकि आज भी झारखंड में बहुत सारा फिल्ट्रेशन हुआ, जितनी भी कंपनीज आई, कंपनीज में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, सबका आदमी लोग को लाके भर दिया, और झारखंड का आदमी क्या हो रहा है वहां पे? धुसका बेच रहा है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा लोगों का वहां पे मानना है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। बिहार में है, क्यों नहीं रहेगा लागू? अरे तो एक्सेप्शन सब 10%, आपके बिहार में 60-40 का नीति है। ठीक है ना? बिहार में देखिए, ग्रुप बी और ग्रुप सी का जो नौकरी होगा ना, ए और बी का नौकरी, ए और बी ग्रुप का नौकरी होगा, ये जनरल सबके लिए होगा, 50-50%, और सब जनरल एक साइड में आ जाएगा, जैसे आपका बीपीएससी है ना। लेकिन कुछ नौकरी बिहार में ऐसी भी है जहां पे स्थानीय लोगों का होना जरूरी है। जैसे अगर मान लीजिए कोई क्लर्क का है, पंचायत सेक्रेटरी का है, एक आदमी मुंबई मुंबई से आके बिहार में पंचायत सेक्रेटरी बन गया, उसको पता ही नहीं है कि क्या व्यवस्था है यहाँ पे, कैसे डेवलपमेंट करेगा? जो मूल आदमी बिहार का है, वो अगर पंचायत सेक्रेटरी रहेगा या सचिव रहेगा, तो उसको तो ज्यादा डेवलपमेंट उसको पता चलेगा कौन सा कहाँ से कैसे कैसे है। तो ये चीज समझने का चीज है ना। खैर ये बहुत ज्यादा डिटेल में आपको हम बता दिए, आप कभी भी आप जेपीएससी वगैरह आप भरेंगे ना, तो जेपीएससी में ये दोनों एक्ट पढ़ा जाता है, उसके पीटी के और मेंस में दोनों में से क्वेश्चन आता है। 5 नंबर आता है सीएनटी से, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एसपीटी से, मतलब 10 क्वेश्चन खाली इसी से आता है, 10 से 12 क्वेश्चन। ठीक है ना? चलिए आगे। तो कोल विद्रोह में लिखिए, कहां तक लिखिए आप? बुद्धू भगत। हम्म 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 हम्म। इस आंदोलन का दमन, इस आंदोलन का दमन इस आंदोलन का दमन अंग्रेजों ने पुरजोर तरीके से किया। अब एक आइए, नेक्स्ट आंदोलन जो है 1829 में, खासी आंदोलन या खासी विद्रोह। खासी विद्रोह
खासी विद्रोह ये कब होगा? 1829 लिख लीजिए। 1829 नहीं 33 1833 खासी इसमें थोड़ा सा लिखिए। 29 भी बहुत जगह आपको मिलेगा, 1800 ना 29 भी देखिए। तो आपके इसमें कितना दिया, स्पेक्ट्रम में कितना दिया हुआ है? स्पेक्ट्रम है? अरे स्पेक्ट्रम किताब में देखिए, है किसी के पास स्पेक्ट्रम? देख लीजिए खासी अपराइजिंग कब हुआ है? 29 से, ठीक है। देखिए 29 से 33 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 29 में हुआ और 33 तक के चला, है ना, मतलब ये डेट। तो ये हम इसीलिए आपको देखने के लिए बोले ना, क्योंकि बहुत सार बार एग्जाम में क्या होता है 33 भी देता है। लूसेंट में है क्या 33? इसीलिए बोल रहे थे, ठीक है ना। तो दोनों लिख लीजिए आप, 29 से 33 लिख लीजिए। हाँ हाँ 29 से 33 लिख लीजिए ना आप, 29 से 33 लिख लीजिए, 29 से 33। इसके बारे में लिखिए थोड़ा। या मेघालय के खासी पहाड़ियों, या मेघालय के खासी पहाड़ियों, या मेघालय के खासी पहाड़ियों, या मेघालय के खासी पहाड़ियों में खासी जनजातियों द्वारा, खासी जनजातियों द्वारा किया गया विद्रोह था, विद्रोह था। इसका नेतृत्व इसका नेतृत्व तीरथ सिंह, तीरथ 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 सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, इस आंदोलन में मेघालय के अनेक जनजातियों ने, इस आंदोलन में मेघालय के अनेक जनजातियों ने भाग लिया। जैसे, भाग लिया जैसे गारो, गारो, खासी, सिंगपो, गारी खासी, गारो खासी सिंह पो। अरे बहुत लिया है भाई, ईटीसी मार देंगे ना, जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिए। काम्प्टीज, सिंगपो और उसके बाद काम्प्टी, काम्प्टी, गारो खासी, काम्प्टी, सिंगपो, काम्प्टी इत्यादि। कारण क्या होगा इस आंदोलन का? कोई कारण समझिए क्या है? तिलहट पता है कहाँ है? मेघालय में जो ब्रह्मपुत्रा वैली वाला रीजन है ना, ब्रह्मपुत्रा वैली वाला रीजन से लेके तिलहट असम तक ब्रिटिशर्स एक रोड बनाना चाहता था, ठीक है, एक लंबा रोड बनाना चाह रहा था। और ये जो रोड है ना बनाने के लिए उसको बहुत मजदूर चाहिए था। तो वहां पे मेघालय वाले रीजन में इसने क्या किया, बहुत सारे लोगों को, जैसे ब्रिटिश या इंग्लिश लोग, बंगाली, है ना, और दूसरे आउटसाइडर जो मेघालय वाले रीजन के नहीं थे, उन लोगों को वहां पे ज्यादा एकदम संख्या में लाया गया। और पूरी तरीके से जब वहां पे संख्या में लाया गया ना, तो वहां के लोकल लोग इस चीज से थोड़ा सा उनको लगा कि भाई मजदूर तो हम भी कर सकते हैं मजदूरी, आप बाहर से ला के यहाँ पे लोगों को हमारे जमीन पे आप बसा रहे हैं, और यहाँ पे क्योंकि इतना लंबा रोड तो एक दिन में बनना नहीं, तो हम लोग को भी काम काज देना जरूरी था। और ब्रिटिशर्स अपने लिए फ्रूटफुल चीज ढूंढता था,
जो ज्यादा काम करे, है ना, तो और जहां का जो मजदूर रहे, तो इस तरीके से वो लोग काम हो, क्योंकि मान लीजिए वहां का लोकल आदमी आज काम किया, कल बंद कर दिया, तो लेकिन कहीं से अगर उठा के किसी को लेकर आए काम करवाने के लिए वहां, तो उसको जब तक काम पूरा नहीं होगा हम भेजेंगे भी तो नहीं, तो वो लोग तो जल्दी जल्दी काम करेगा कि हमको घर जाना है काम कंप्लीट करके, और वहां का लोकल आदमी रहना उसको वहीं पे है। तो ब्रिटिशर इन सब चीजों का यूज करता था। तो वहां पे हुआ क्या कि असम वाले रीजन में, सॉरी यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा वैली वाले रीजन में, वहां पे लोग जो लोकल नेटिव लोग थे ना, उन लोगों को लगा कि भाई ये जितना भी बाहरी लोग आ रहे हैं ये तो पूरा मेघालय को, हमारे जनजातीय एरिया को कब्जा कर लेंगे। तो इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ यहाँ पे खासी विद्रोह हुआ। समझ में आए? ये रीजन था इसका। ठीक है, चलिए एक और हम लोग करते हैं। कारण लिखवाने का जरूरत नहीं है, ये उतना आपके लिए है नहीं, हम तो बता दिए आपको। खैर नेक्स्ट आप लिखिए, एक और विद्रोह हमारा है संथाल, लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आज यहीं पे क्लास खत्म करेंगे। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह लिखिए इसके बारे में। हाँ, किसका? परिणाम इसका यही हुआ कि रोड बना, अंग्रेज बनाया फिर दमन करके। अंग्रेज बहुत पावरफुल थे। देखिए वहां पे लोग जो थे ना, अंग्रेज रोड तो बनाए ही, ऐसा नहीं कि रोड नहीं बनाया, लेकिन इस विद्रोह को बुरी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा कुचला गया। हालांकि आज भी अगर आप मेघालय कभी जाएंगे ना, मेघालय और गोवा हमको दो जगह पूरे इंडिया से अलग लगता है। आप जैसे यहाँ पे मेघालय में आप इंडिया में आप क्या बोलते हैं कि आपके पापा का नाम क्या है, आपसे कोई पूछता है तो। मेघालय में ऐसा नहीं है। मेघालय में महिला का नाम क्या था, मम्मी का नाम क्या है? मेट्रार्कल सोसाइटी है। यहाँ पे लड़का लोग शादी करके बीबी लाता है, वहां हस्बैंड लेके आती है लोग। ठीक है ना, वहां मेट्रार्कल सोसाइटी है। वहां एक महिला 3-4 विवाह करके रह सकती है, अलग अलग। कुछ लोग का दिमाग एकदम लग गया हो क्या, मेघालय का सिटीजनशिप ले लेना हमको वहां पे जाके। हाँ, अरे पुरुष के लिए तो लागू है ही, आपको रोका कौन है? देखिए, अरे चुप हो जा। शादी उदी कर लिया आप लोग की नहीं? आपका नहीं हुआ है? अरे तो शर्माना क्या है हो, गजब है भाई, किसी उम्मीद में है क्या? देखिए उनका तो हमको पता है। देखिए सन्यासी विद्रोह के बारे में थोड़ा समझिए क्या है सन्यासी विद्रोह, सॉरी संथाल विद्रोह जो है ना, ये इसके बारे में थोड़ा पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ना। इसके बारे में लिखिए थोड़ा। हाँ इसको लिख लीजिए आप, संथाल विद्रोह, इसमें लिखिए आप डेट। इसका एग्जैक्ट 55-56 में ही है ना, 55-56 में ही है, इसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा। 55-56 या झारखंड के राजमहल के पहाड़ियों में शुरू हुआ, या झारखंड के राजमहल की पहाड़ियों में शुरू हुआ, ये झारखंड के राजमहल के पहाड़ियों में शुरू हुआ, या जमींदारों के विरुद्ध था, या जमींदारों के विरुद्ध था, पहाड़ियों में शुरू हुआ, या जमींदारों के विरुद्ध था, इसका नेतृत्व सिद्धू कानू, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो। हाँ, वेट वेट वेट, अरे रुक जा रुक जा रुक जा। सिद्धू 2 आदमी, चांद भैरव 2 आदमी, फूलो झानो 6 आदमी। ठीक है, अरे नाम है वहां का। ये 2 फीमेल है, ये दोनों जो है ना फीमेल है, और ये चारों आपका मेल है।
फूलो झानो जो है आपका फीमेल है। हाँ अरे सब है, सब एक ही परिवार का आदमी है, चाचा उचा भतीजा सब ही लोग मिलके लड़ रहा है। लिखिए लिखिए लिखिए। ने किया, फूलो झानो ने किया इस विद्रोह, इस विद्रोह का परिणाम, ना प्रभाव लिख दी, परिणाम लिखिए, इस विद्रोह का प्रभाव राजमहल अथवा भागलपुर के क्षेत्रों तक हुआ या तक रहा, राजमहल अथवा भागलपुर तक के क्षेत्रों तक रहा, जिसे, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दामने तक रहा, जिस क्षेत्र को या जिसे दामने को नाम से भी जाना जाता है ना। क्वेश्चन आपके आया हुआ है दामने कोह में कि निम्नलिखित में से दामने कोह वाले क्षेत्र को दर्शाएं या क्षेत्र को बताएं। तो इसमें भागलपुर से राजमहल वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, साहेबगंज भागलपुर से जितना भी है वो एरिया पूरा इसी में आता है, इसी को बोलते हैं दामने कोह। ठीक है, आगे लिखिए इसमें थोड़ा। संथाली लोगों का, संथाली लोगों का, संथाली लोगों का मानना था कि, मानना था कि झारखंड में, झारखंड में झारखंडी, झारखंडी लोगों की जमीनें किसी अन्य बाहरी लोगों को, किसी अन्य बाहरी लोगों को, ब्रैकेट में दिकू, जमीनें किसी अन्य बाहरी लोगों को, ब्रैकेट में दिकू, अन्य बाहरी लोगों को, दिकू को ना दिया जाए और इनकी जमीनों पर पूर्णतया, इनकी जमीनों पर पूर्णतया इनका ही अधिकार, इनका ही अधिकार होना चाहिए, इनका ही अधिकार होना चाहिए। ठीक है, यही है आपका संथाल विद्रोह, है ना। तो सिंपल सा बात देखिए, सारा का सारा चीज जो है ना रिवोल्ट है, उसके जमीन, वहां के कर, इन सब चीजों को लेकर ही है। एक और चीज है, जितने भी जनजाति होते हैं ना उनका ज्यादातर रहन सहन, ये सारा चीज जो ट्राइबल कम्युनिटी का होता है ना, ये जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। ये किसी भी तरीके से कुछ भी आपको दे देंगे, जमीन पे इनका कब्जा, हमेशा ये मानते हैं कि जमीन अगर मेरे पास रहेगा ना तो हम अपने जीवन को अच्छे से कर सकते हैं। और आज भी शायद, आज भी झारखंड के ट्राइबल लोगों का विकास बहुत ज्यादा वर्जित है इन्हीं सब थिंकिंग के वजह से। आज झारखंड में डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाया, जबकि बिहार से ज्यादा उनका लिटरेसी रेट है झारखंड में, है ना। साक्षरता दर वहां ज्यादा है, वहां पे माइंस बिहार से ज्यादा है, और भी लोगों से ज्यादा है, मतलब और भी स्टेट, फिर भी वहां पे नहीं हो पा रहा है विकास। इसके पीछे का 2-3 रीजन है। सबसे पहला रीजन है वहां का जनजातीय पॉलिसी। जितना भी जो एक्ट वैक्ट जो देख रहे हैं ना आप, ये है। तो बहुत सारी कंपनीज वहां पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहती, क्योंकि जो भी कंपनीज, जो भी प्राइवेट कंपनीज या जो भी गवर्नमेंट कंपनीज वहां पे इन्वेस्ट करेगी, उनको सीएनटी और एसपीटी के एक्ट के अनुसार चलना पड़ेगा।
वहां पे ट्राइबल पॉलिसीज जो भी गवर्नमेंट लाएगी उसके अनुकूल काम करना पड़ेगा। तो वहां पे बहुत सारे जो कंपनीज होती है ना, हैं ऐसे नहीं कंपनीज नहीं है, कुछ लोग जो भी कंपनीज लेकर वहां पे गए हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनी है, लिमिटेड कंपनीज बहुत सारी हैं, तो वहां पे अलग अलग पॉलिसी चल रहा है। लेकिन वहां के जो गवर्नमेंट पॉलिसी है ना, वो थोड़ा सा झारखंड के लोगों के प्रति ज्यादा झुका हुआ है। और कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर जो होता है ना, प्राइवेट कंपनी, उसका मुख्य सिद्धांत होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तभी पॉसिबल है जब आप फ्रूटफुल तरीके से चीजों को करें, एम्प्लॉय आपका बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो, है ना। अगर एफिशिएंट नहीं रहेगा तब तो फिर दिक्कत वाला बात है ना। तो इस चीज को समझने का जरूरत है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कुछ पूछना है आपको तो 5 मिनट है, पूछ लीजिए। है कुछ तो पूछिए। हाँ पूछिए। कितना? 14 किया गया था, पहले 12 था। एज ऑफ कंसेंट जो था ना, देखिए ब्रिटिशर्स के द्वारा ये लाया गया था। और आपको पता है ना, इंडिया में बहुत सारा ऐसा चीज था कि जहां पे बाल विवाह जैसा पॉलिसी था। और अभी भी हम आपको बता रहे हैं, बाल विवाह पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। अभी भी उत्तर प्रदेश के गांव में, बिहार के गांव में आप जाएंगे ना, तो दो गो फैमिली आपस में डिसाइड कर लेता है कि बड़ा इन लोग जब होगा ना तो इन लोग का शादी कर देंगे। और एक जो उस समय गौना होना पता नहीं क्या होता है, वो उस समय, हाँ मतलब कर दिया जाता है, बोलता है बाकी अपना उसको बोलो बड़ा हो जाएगा, हम भी बड़ा हो जाएंगे, इस टाइप का। हाँ बाद में उसको कर देंगे। तो ये व्यवस्था है। तो अंग्रेजों को अब देखिए हुआ क्या ना, अंग्रेज इस चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि बहुत सारे में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा था। उस समय इतना ज्यादा बायोलॉजी का रिसर्च वगैरह भी नहीं था। तो होता क्या था ना कि बहुत सारी महिलाओं को हेल्थ इश्यूज वगैरह होने लगा था। तो बहुत सारा इसका विरोध भी हुआ, और लोगों ने एज ऑफ कंसेंट में 14 साल फिर बाद में उसको किया। बाद में ये एज ऑफ कंसेंट जो था ना, 14 साल जो हुआ, अभी के डेट में इसमें फिर उसका धीरे धीरे बढ़ता चला गया एज। 18 हुआ, 18 के बाद अभी कितना है, 21 है। आने वाला समय हो सकता है 24 हो जाए, है ना। मतलब पॉसिबल कुछ भी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आज के डेट में अगर महिलाएं बहुत ज्यादा पढ़ लिख ली, शिक्षित हो गई, तो 25 साल तक तो वो अपना करियर बनाएंगी। और लोग अगर बहुत ज्यादा शिक्षित हो जाते हैं, जैसे अमेरिका में या स्कैंडिनेवियन कंट्री में क्या होता है कि लोग शिक्षित होते हैं और शादी उदी का कोई ऐसा एज ऑफ कंसेंट है नहीं, ना शादी का वहां पे कुछ मतलब गारंटी है, ना डाइवोर्स का, सब होते रहता है। ठीक है ना। हाँ, कंसेंट में 12 था, 14 उसको किया गया था। इसके बारे में हम लोग कल एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम कल इसके ऊपर आपको एक डिटेल में इसको लिखवा भी देंगे आपको, ठीक है ना। आप देखिए, आपको हम जितना भी एक्ट है ना वो अलग से लिखवा देंगे, आप उसके लिए परेशान मत होइए, एकदम एक एक पॉइंट वाइज लिखा देंगे हम, है ना। अभी हम चल रहे हैं सारा क्रोनोलॉजी, पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद 1857 कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ये सारा एक एक एक्ट लिखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट लिखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिखेंगे, सब लिखते चलेंगे, है ना। तो आप इसके लिए थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। चलिए, थैंक यू।